उसकी बात सुनकर मैंने थोड़े मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। वो समझ चुका था कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, पर वो बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चला गया। शायद उन्हें भी आदत हो गई थी मेरे जैसे लोगों की। हम गाड़ी से वापस घर के लिए निकले। तब तक रात हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कुछ कम होने की वजह से मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा ही रखी थी। वैसे भी भाभी जी को अब होश आ चुका था और उन पर इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में रफ्तार पर ध्यान ही नहीं दिया। पर उनके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, जैसे वो कई दिन से बीमार हो। गाड़ी की खिड़की से बाहर नज़र डालते हुए वो बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? भाभी जी की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मेरे दोस्त ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, हम मंदिर गए थे तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करने। अब कैसा लग रहा है? शरीर बहुत दर्द कर रहा है और बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं सो जाती हूँ। इतना कहकर वह मेरे दोस्त के कंधे पर सर रखकर सो गई। पर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि कुछ देर पहले जाते वक्त जिस तरह से उसके बिखरे बाल, वो लाल लाल आंखें, डरावनी आवाज़, लेकिन अब सब साधारण था। मैंने दबी आवाज़ में पूछा, ये सब कब से शुरू हुआ? कब, कहाँ, कैसे? ये सब कभी इत्मीनान से बताऊंगा। बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी तरफ देखते हुए मेरे दोस्त ने कहा, कुछ बातों पर यकीन करना पड़ता है, और वैसे भी हमारे यकीन करने या ना करने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जिसे जहाँ जब चाहे अपना शिकार बना सकते हैं। सिर्फ वक्त का खेल है। ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। मुझे कई बार देर रात तक काम करना पड़ता है। हाईवे पर अकेले जाता हूँ, पर मैंने तो कभी भूत नहीं देखा। शायद उन भूतों की मुझसे फटती होगी। इतना कहकर मैं घमंड में हंसने लगा। मेरी तरफ देखते हुए मेरा दोस्त शांति से बोला, किस्मत वाले हो जो इन सब चीज़ों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, क्योंकि जिसके नसीब में उन चीज़ों का सामना करना लिखा है, उसके जैसा बदकिस्मत इंसान दुनिया में नहीं होगा। मतलब तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखते हुए एक चिट्ठी निकाली, मेरे हाथ में देते हुए कहा, पढ़कर फाड़ देना, वहाँ जाने की कोशिश मत करना। बातें करते करते उनका घर कब आ गया पता ही नहीं चला। रात के करीब 9 बजने वाले थे। दोनों मेरी गाड़ी से उतरे। मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी को सहारा दिया। दोनों अपने घर में चले गए। भाभी जी की तबीयत अब काफ़ी ठीक लग रही थी। रात काफ़ी होने की वजह से मैं भी वहाँ से निकला। गाड़ी चलाते वक्त दोस्त ने दी हुई चिट्ठी हाथ में ली और देखने लगा। उस पर एक जगह का पता लिखा था। शहर से दूर एक वीरान बंगला जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। मैं कई बार उस बंगले के सामने से जाने वाले रास्ते से गुजरा था, पर कभी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंचा। खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था, तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने जो चिट्ठी दी थी वो पढ़ ली? हाँ, वो जगह मैं जानता हूँ। मुझे पता है, हमारे शहर का हर आदमी उस जगह को जानता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उस जगह को पहचानते हैं। जानते हैं, पहचानते हैं, ये क्या बात कर रहे हो तुम उस जगह से गुजरने वाली सड़क से आते जाते हो, इसलिए उस जगह को जानते हो, पर उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते। तुमने काफ़ी जानकारी जुटा ली है। लगता है तुम्हें इंसानों से ज़्यादा भूतों से लगाव है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगा। लगता है दरवाजे की दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आ रही है। आवाज़ सचमुच आ रही है
या ये मेरा सिर्फ वहम है, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से लगातार उसी के बारे में सोच रहा हूँ। रह रह कर सब कुछ याद आ रहा है। वैसे इस खौफनाक परिस्थिति में भी एक बात ज़रूर मेरे दिमाग को सुकून दे रही है। विनीत की पत्नी बड़ी खूबसूरत है। मैं तो एक बार देखते ही दीवाना सा हो गया था। मेरी खौफ भरी निगाहें अभी भी उस दरवाजे पर टिकी हुई है। पता नहीं वह डरावनी आहट कब सुनाई दे। मुझे तब तक यहाँ इसी तरह बेजान लाश की तरह पड़े रहना होगा जब तक सूरज नहीं निकलता, और उसके बाद मैं इस जगह से इतनी दूर चला जाऊंगा कि दोबारा मुड़कर भी इस जगह को नहीं देखूंगा। पूरा बदन पसीना पसीना हो चुका है। गला भी पूरी तरह से सूख गया है। पानी की बोतल कहाँ पर रखी है नज़र तो नहीं आ रही, पर अगर मैं पानी पीने के लिए उठा और उसी वक्त वो पिशाच आ गया तो मेरे जिस्म के हज़ारों चिथड़े। नहीं नहीं, मुझे इसी तरह बेजान पड़ा रहना होगा। रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इस अंधेरे में पता नहीं वह कब कहाँ से आ जाएगा। मेरी हल्की सी आवाज़ उसे मेरी मौजूदगी का एहसास दिला देगी, और मैं तो नहीं चाहता कि उसे मेरी मौजूदगी का पता चले। लगता है कुछ आहट महसूस हो रही है। आहट, साथ ही किसी चीज़ के घसीटे जाने की आवाज़। लगता है कोई कुछ घसीट कर ले जा रहा है। ज़मीन पर उस चीज़ के घसीटे जाने की आहट धीरे धीरे तेज़ हो रही है। शायद इस दरवाज़े की दूसरी तरफ वह है। मतलब वो आ चुका है। इसका मतलब अब मुझे चौकन्ना रहना होगा, वरना मेरी ज़रा सी भी आवाज़ उसे आगाह कर देगी। पूरा बदन कंबल से ढका हुआ है। सिर्फ मेरी आंखें खुली है और मेरी आंखों की पुतलियाँ दरवाजे पर ही टिकी हुई है। पर कभी कभी बीच बीच में मैं आंखों की पुतली को दीवार के एक कोने में तो कभी दूसरे कोने घुमाता हूँ, ताकि हर जगह को अच्छे से देख सकूं। दरवाजे के ऊपर टंगी घड़ी में 2 बजने को है। कुछ देर से आने वाली वो घसीटने की आवाज़ अब कम होते होते दूर जाती सुनाई दे रही है। अब आवाज़ पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब दोबारा एक गहरा जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला है, और दोबारा मुझे उस घड़ी के कांटों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। वो घड़ी भी मुझे किसी टाइम बम की तरह लग रही है। पता नहीं कब फट जाए और मेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दे। इस अंधेरे में तो साफ साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या दरवाजे के ऊपर की होल है? मतलब अगर की होल होगा तो वो दरवाजे की दूसरी तरफ से भी मुझे साफ साफ देख सकेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी जान जाना पक्का है। भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि दरवाजे के ऊपर कोई भी की होल ना हो, लेकिन उसे की होल की क्या ज़रूरत है? वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ से चाहे इस कमरे के भीतर आ सकता है, जैसे मेरे दोस्त विनीत ने उस दिन बताया था। मैं विनीत के घर गया था। भाभी जी ने कॉफ़ी का कप मेरे और विनीत के हाथ में दिया और विनीत के पास बैठते हुए खुद भी कॉफ़ी पीने लगी। विनीत की बीवी अब काफ़ी ठीक लग रही थी। कॉफ़ी का एक घूंट पीते हुए विनीत ने मुझसे कहा, तुम्हारा भूत प्रेत इन चीज़ों पर यकीन नहीं, ये जानकर मुझे अच्छा लगा, पर तुम्हारा इन सब चीज़ों पर यकीन है, यह देखकर मुझे बड़ी हंसी आई। मतलब तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बस चीज़ों की कद्र करना, उनसे नज़दीक या दूरी बनाए रखना, इन बातों का खास ख्याल रखता हूँ। ऐसी जगहों से दूरी बनाए रखता हूँ जहाँ पर ऐसी ताकतें होने का अंदेशा है। कहते हुए उसने टेबल पर एक कागज़ रखा और मेरी तरफ सरकाया।
मैंने वह कागज़ उठाकर देखा और याद आ गया कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी का भूत उतारकर हम वापस आ रहे थे। तब उसने मुझे जो कागज़ दिया था उस पर यही पता लिखा हुआ था। हाँ, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, पर इस घर में क्या हुआ था? करीब साल भर पहले की बात है। रात काफ़ी हो गई थी। एक लड़का अपनी गाड़ी से गुजर रहा था, पर इंजन गर्म होने से गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी सड़क पर खड़ी कर वह आजू बाजू देखने लगा। सड़क से कुछ ही दूर पर उसे एक पुराना घर नजर आया। मोबाइल की टॉर्च शुरू कर वह मदद मांगने उस घर पहुंचा, पर पूरा घर सुनसान पड़ा था। ना बत्तियां, ना कोई इंसान। चारों ओर बस छोटी मोटी झाड़ियां थीं। कई सालों से बंद उस घर के दरवाजे पर नज़र डाली तो दरवाजे पर ना कोई ताला, ना कुंडी लगी थी। उसने हाथ से धक्का देकर वह दरवाज़ा खोला और एक गंदी भयानक बदबू उसके नाक के अंदर घुसी, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। लग रहा था जैसे कोई जानवर उस घर के भीतर सड़ रहा हो। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और घर के भीतर चला गया। घर काफ़ी बड़ा था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, बाजू में 3-4 कमरे और ऊपर 2 कमरे। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डाली, पर जैसे वह हैरान रह गया। घर के भीतर का सामान जैसे का तैसा पड़ा था। पुराने ज़माने का टीवी, लकड़ी की अलमारी, लकड़ी के टेबल, सोफ़ा, छत पर लटक रहा रोशनदान, दीवारों पर लगी हुई कुछ अनजान लोगों के तस्वीरें, रंग उड़ी दीवारें, सब कुछ काफ़ी हैरान करने वाला था। लग रहा था घर के लोग सारा सामान वैसा ही छोड़ कर गए थे। वह धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर लगी लकड़ियां काफ़ी पुरानी और कमज़ोर हो गई थी। उसकी वजह से पैर रखते ही कर कर जैसी आवाज़ें घर के भीतर फैले उस वीरान सन्नाटे में काफ़ी डरावनी लगने लगी। वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचा ही था कि तभी घर के मेन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसके कदम डर की वजह से पूरी तरह से जम गए। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था और बाहर से कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लगता है इस घर का मालिक आ गया है, लेकिन अगर घर का मालिक है तो घर के दरवाजे पर दस्तक देने की क्या ज़रूरत है? सीधा अंदर आ सकता था। दबे पैरों से वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने लगा। अभी भी दरवाजे के ऊपर दस्तक हो रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगा। वो काफ़ी डर गया था। अब दरवाज़ा 10 से 15 फीट की दूरी पर ही था कि तभी लगातार होने वाली दस्तक एकदम से बंद हो गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। न किसी तरह की आवाज़, न दरवाजे पर कोई दस्तक, बिल्कुल शांत। पर कहते हैं ना, हद से ज़्यादा सन्नाटा इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी होता है। वह लड़का भी उस जानलेवा सन्नाटे से काफ़ी डरा हुआ था। उसकी खौफ से भरी नज़रें उसी सामने वाले दरवाजे के ऊपर टिकी हुई थी। डर की वजह से उसे अपने धड़कते हुए दिल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इतनी देर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक आखिर रुक क्यों गई। वह दरवाजे की तरफ देख रहा था कि तभी उसके पीछे सीढ़ियों के ऊपर कोई तेज़ी से दौड़ता चला गया। पीछे से आए उन कदमों की आवाज़ से वह चौंक कर झट से पीछे मुड़ा और मोबाइल के टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ सेकंड वह टॉर्च की रोशनी में कमरा ठीक से देखने लगा। उस गहरे सन्नाटे में अब उस जगह रुकने में भी उसे डर लग रहा था। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। इतना कहकर उसने रोशनी फिर एक बार सीढ़ियों पर डाली कि तभी उसके पीछे वाले दरवाजे में कुछ हलचल होती उसके कानों पर पड़ी। धीरे से अपनी गर्दन घुमा वह पीछे देखने लगा।
वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। पुरानी लकड़ी से बने दरवाजे की कर कर ऐसी आवाज़ उसके दिमाग को जैसे कुरेद रही थी। दोनों तरफ का दरवाज़ा आधा ही खुला और वैसा ही रह गया। उसकी नज़रें दरवाजे के बाहर ही टिकी हुई थी। बाहर रात के गहरे सन्नाटे ने जैसे सब कुछ निगल लिया था, और जो भी रात में बाहर निकलता उसे भी वो निगलने के लिए तैयार बैठा था। उस लड़के के दिल में बैठा डर उसे घर में रुकने के लिए मना कर रहा था, तो दूसरी तरफ घर से बाहर फैला खौफनाक अंधेरा जैसे किसी काले अजगर की तरह उसे निगलने की घात में दुबक कर बैठा था। उसने फैसला किया, अब यहाँ नहीं रुकना है। सामने वाले दरवाजे से दौड़ते हुए बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास जाकर वहीं रात गुजारूंगा। चारों तरफ अपनी डर भरी नज़रें घुमाई और सामने वाले उस दरवाजे को देखा। हिम्मत जुटाई, और जब वो तेज़ी से उस दरवाजे की ओर दौड़ने वाला था, पर वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और एक खौफनाक चीख उसके मुंह से निकली। कॉफ़ी का एक घूंट लेकर कप नीचे रखते हुए मैंने उससे पूछा, उसके पैरों में ऐसा क्या था जिससे वह इतना डर गया? पता नहीं, पर 2 दिन बाद उसकी लावारिस गाड़ी उसी घर के सामने वाली सड़क पर मिली, और वो उसका पेट के नीचे का आधा कटा हुआ शरीर उसी बंगले के कुएं में पड़ा मिला। ऊपर का आधा शरीर कहाँ गया किसी को पता नहीं। इस घटना को 1 साल हो गया है, कहकर मेरे दोस्त ने खाली कप टेबल पर रख दिया। उसकी डरी हुई शक्ल को देखते हुए मैंने कहा, आज तक इतनी भद्दी बकवास और बेहुदा भूतिया घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी। भद्दी? और नहीं तो क्या। जिसके अंदर थोड़ा सा भी लॉजिक है वह झट से समझ जाएगा कि जिसके साथ इतना बड़ा वाकया हुआ, अगर उसकी लाश नहीं मिली तो यह सब बताया किसने? उसके भूत ने। इतना कहकर मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। मेरी बात सुनकर शायद मेरा दोस्त थोड़ा खफा हो गया। मैंने दोबारा भाभी जी की ओर देखा और कहा, भाभी जी बुरा मत मानना, लेकिन आपके पति कुछ ज़्यादा ही डरपोक है। मेरी बात सुनकर भाभी जी ने कहा, वे डरपोक नहीं हैं, बस चीज़ों की कद्र करना जानते हैं। इतना कहकर वे सोफे पर से उठी और बोली, आप दोनों बातें कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। और वो किचन में चली गई। मेरी नज़रें उन्हीं को पीछे से निहार रही थी। काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक थी। तुम्हें इन सब बकवास चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मेरे दोस्त की आवाज़ ने एकदम से चौंका दिया। मतलब तुम्हें भूत प्रेत ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। दूर रहना छोड़, अगर मेरा बस चले तो मैं उनके साथ रात बिताऊं। विनीत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रात और भूतों के साथ? हाँ, सही सुना। 25,000 रुपये। अगर तुमने सिर्फ एक रात उस घर में बिताई तो मैं तुझे पूरे 25,000 दूंगा। बोल, लगाता है शर्त? अब मेरी बोलती बंद हो गई। उसने एकदम से शर्त लगाई। शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही उकसाया था। यार क्या बात कर रहा है तू? तभी खाना लेकर विनीत की पत्नी बाहर आ गई। क्या बातें हो रही है? आपके पति उस भूतिया बंगले में जाने के लिए शर्त लगा रहे हैं। फट गई, मुझे पता था। गरजने वाले बरसते नहीं। शायद तुझे याद होगा, साल भर पहले जब पहली बार हमारी पहचान एक बस के अंदर हुई, तब भी तुम यही कह रहे थे कि भूत प्रेत सब बकवास है। आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, भूत प्रेत बकवास है ये साबित करो। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। मेरा ऐसे कहते ही जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मजाक को जैसे मैंने सीरियसली ले लिया था। लेकिन मेरे दोस्त की पत्नी काफ़ी परेशान लगने लगी। देवर जी, शायद आप उस घर के बारे में कुछ नहीं जानते। वो शापित घर है। वहाँ पर जाना मतलब खुदकुशी करने जैसा है।
भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। वह इसलिए चिंता कर रही है क्योंकि उसे उस घर के बारे में सब कुछ पता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस घर के बारे में सब कुछ जान लो। खाना खाते वक्त वो मुझे घर के बारे में सारी जानकारी देता रहा, सारी घटनाएं बताता रहा, लेकिन मैं सब कुछ मजाक में उड़ाते हुए हंसकर भाभी जी की खूबसूरती को निहारता रहा। उस रात काफ़ी देर तक मेरा दोस्त मुझे वहाँ ना जाने के लिए मनाता रहा, पर मैंने एक नहीं सुनी। उसने काफ़ी समझाया, पर मैं चुपचाप मुस्कुराते हुए दोनों को बाय बोलकर अपनी कार से घर के लिए निकला।